हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उसका फार्मूला दिया था कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है ना, यूनिवर्स में जितनी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और क्यों अट्रैक्ट करती हैं? वो मास के कारण दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो उस वहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया था न्यूटन ने कि दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है, अगर वो d डिस्टेंस पे रखी हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है F = g m1 m2 अपॉन d², वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वेयर m1 m2 इज द मास। और g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है, इसको हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स सीखी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेविटेशन के जो अंदर हम लोग पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है वो समझेंगे। तो फ्री फॉल, फिर हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर हम लोग रिलेशन भी देखने वाले हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन क्या है। इसके बाद हम लोग उनमें डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, देखिए फ्री फॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दें फ्रीली, अगर वो अर्थ की तरफ गिर रही है टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ठीक है, ये एजम्पशन है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, उसको अर्थ अपनी फोर्स के कारण खींच रही है, अर्थ। ठीक है, और ये बॉडी है, बॉडी एक बॉडी है, वो अर्थ की तरफ गिर रही है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसा मान लें कि इस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, केवल अर्थ का, ठीक है, अर्थ का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ लग रहा है, और ये गिर रही है, इस पर बाकी जो फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस और अदर फोर्स, हम लोग नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, तो यही है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई बॉडी ऐसे गिरे कि उस पर अर्थ की तरफ ऐसे मूव करे ताकि उस पर ओनली क्या हो, ताकि उस पर जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे, इसके अलावा उस पर कोई फोर्स एक्ट न करे, इसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। तो फ्री फॉल क्या है? व्हेन बॉडी फॉल, डेफिनेशन बता रहा हूँ, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, या इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, such that no other forces acting on it then body moves towards the earth। ठीक है, तो then body moves towards the earth, it is called free fall। ठीक है, इसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। अगर when a body falls freely in the influence of gravitational force of earth such that, कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस प्रकार नीचे गिर रही है, नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन, उस पर कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट कर नहीं कर रहा है, केवल क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ही एक्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, है ना। बॉडी मूव कर रही है अर्थ की तरफ और उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ही एक्ट कर रहा है। देखिए, अगर फ्री फॉल अपन माने, है ना, फ्री फॉल अगर हम कंसीडर करें, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं
अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेम, ठीक है, एक 5 kg का है और एक 10 kg का, तो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या हम बोले ये दोनों बॉडी जो है, क्योंकि इन दोनों बॉडी पे सेम फोर्स एक्ट कर रहा होगा और ये दोनों बॉडी फ्रीली ही गिरेंगी, ठीक है, इस पर कोई अगर फोर्स एक्ट ना करे, और ये दोनों बॉडीज एक साथ ही अर्थ पे पहुंचेंगी। इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा जब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो चाहे वो 10 kg को 5 kg को अगर हम लोग इसको फ्रीली छोड़ दें, फ्री फॉल अगर हो रहा है इनका, तो ये दोनों ही बॉडी ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगी। यहाँ पे बॉडी का जो मास है वो इफेक्ट नहीं करेगा कि वो दोनों बॉडी की ऐसा कि ये वाली बॉडी जल्दी पहुंच जाएगी 10 kg वाली और ये 5 kg। दोनों बॉडी अगर सेम अलग अलग मास की हैं और हम फ्री फॉल कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों बॉडी एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेंगी, ठीक है। इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और अच्छे से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब ये है अगर हम लोग एक पेपर फेंकें और एक स्टोन फेंकें, दोनों एक साथ एक हाइट से छोड़ें, तो वो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे, इसका मतलब है फ्री फॉल, ठीक है। वैक्यूम अगर क्रिएट कर दिया जाए और वैक्यूम में अगर वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर ना हो, अगर कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दें और किसी हाइट से हम लोग दो ऑब्जेक्ट छोड़ें डिफरेंट मास के, वो दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, इससे फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये फ्री फॉल मैंने समझाया, अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेलोसिटी बढ़ती है। इस तरह जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती है, घटते घटते एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है, इसके बाद फिर नीचे की तरफ वो ऑब्जेक्ट आने लगता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो बेसिकली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली ग्रेविटी क्या है, जो अर्थ का किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो अर्थ का जो फोर्स है, हम लोग बात करने वाले यहाँ पे अर्थ की, ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं तो अभी हम लोग अर्थ की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण या फोर्स के कारण किसी बॉडी की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो चेंज होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज होता है, उसे हम लोग उसका एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी पर सेकेंड बढ़ रही है उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो कोई भी एक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी, है ना, ऑन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ऐसे कह सकते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल या पुल। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी फॉल फ्रीली या फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, इट इज या इट इज रिप्रेजेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी, ठीक है। इट्स यूनिट इज, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन है, इट्स, ठीक है, हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी बॉडी की वेलोसिटी में या पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी, और कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। चलिए उसको देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग रिलेशन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जी और जी में रिलेशन क्या है। तो जी मतलब रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी माने पार्ले जी नहीं, यहाँ पे जी जो है रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी, है ना। अपन सिर्फ रिलेशन बिटवीन, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। देखते हैं रिलेशन क्या है इसके बीच में। मान लेते हैं हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, हम लोग एक अर्थ मान लेते हैं। अर्थ को हम लोग यूनिफॉर्मली मास का एक गोला मान सकते हैं, है ना, एक यूनिफॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म एक गोला है अर्थ। अर्थ को हम लोग एक गोला मान सकते हैं, स्फीयर मान सकते हैं, जिसका मास कैपिटल एम है, इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। मान लेते हैं अर्थ का मास कैपिटल एम है, इसकी रेडियस आर है, और एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी अर्थ सरफेस पे या सरफेस पे छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, इसका जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कितना लग रहा है, उसकी बात करेंगे। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, एफ अर्थ का इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, मतलब किस फोर्स से ये इस बॉडी को खींच रही है। ये हम लोग बात करें नियर द अर्थ सरफेस या ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर अर्थ का फोर्स लगता है, और अगर वो अर्थ पे रखा है या नियर द अर्थ सरफेस है या ऑन द सरफेस है, उस पर फोर्स लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही। अब मान लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, लेट कंसीडर करें, लेट मास ऑफ अर्थ। अगर आपको डेरिवेशन आता है क्लास में स्टेब्लिश करने को तो लिखना पड़ेगा मास ऑफ अर्थ, लेट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है। जो बॉडी है, मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस पे जो बॉडी रखी है, मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड एट द अर्थ सरफेस, वो है स्मॉल एम, ठीक है। ये इतने चीज़ें एजम्पशन है। अब देखिए, क्योंकि अगर ये बॉडी इस पे रखी है तो बॉडी की हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अर्थ एक यूनिफॉर्म गोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का एक गोला है, जिसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, ऊपर। हम लोग अर्थ को एक गोला मानेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, ठीक है। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की जो बॉडी होती है, जिनका मास यूनिफॉर्म होता है, उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे ही होता है। तो ऐसा मानेंगे गोले का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे है, मतलब उसके पूरे मास को हम लोग उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। ऐसा मानेंगे कि एक अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, ठीक है,
और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस जो है कैपिटल R है, ठीक है। तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? अर्थ के मास को हमने उसके सेंटर पे कंसीडर कर लिया है, सेंटर पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ के कारण इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो F जो होगा G m1 m2। अब m1 किसी एक को मान लो m1, किसी एक को m2, मान लो ये m1 है, ये m2 हो जाएगा, m1 m2। तो कैपिटल M दोनों का मल्टीप्लाई करना है, चाहे आगे पीछे लिख दें, बड़ा M को मैंने पहले लिख दिया, m इंटू एम दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो r होगी, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत कम है, तो जितनी डिस्टेंस सेंटर से होगी ऑब्जेक्ट की वही उसकी अर्थ से डिस्टेंस हम लोग मानेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर की जाती है दोनों ऑब्जेक्ट की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ का इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बात करते हैं, अब हमें पता है जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लिखना चाहते हैं तो बॉडी पे एक्सेलरेशन, पहली बात तो बॉडी का मास स्मॉल m है और एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन क्यों आ रहा है एक्सेलरेशन यहाँ? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल g, तो F इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिखा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये इस बॉडी पे फोर्स है, फोर्स हो गया mg, F इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर, ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से है, ठीक है। दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देखें तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों F की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, फोर्स, ये भी F है, ये भी F है। तो देखिए F इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर और F इज इक्वल टू mg, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो mg इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्मॉल m ने स्मॉल m को मार दिया, तो g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, गौर से देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को गौर से ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में स्मॉल m की वैल्यू नहीं आ रही है, स्मॉल m कट जा रहा। अब यहाँ मतलब हम 10 kg की बॉडी रखें तो यहाँ 10 कट जाएगा दोनों तरफ, 100 रखें तो 100 कट जाएगा। मतलब जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। अगर हम लोग अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। प्लैनेट की बात करेंगे तो किसी भी प्लैनेट पे जो जी होती है, ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है ना, वो उस प्लैनेट के मास और उस प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मून पे जाएंगे तो मून का मास और मून की रेडियस लेंगे, अर्थ पे रहेंगे तो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी और जी में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो 3 पॉइंट
3 पॉइंट हमें याद रखने। पहला पॉइंट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। और दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, है ना। तो ये पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जो जी है ना, जो स्मॉल जी है, ये रिलेशन है कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन है। तो अगर हम लोग बात करें जो स्मॉल जी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो फार्मूले से अगर हम लोग देखें कि जो m था हम लोगों ने अर्थ का मास माना था और रेडियस क्या r क्या थी? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो और इसमें स्मॉल m आ नहीं रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि पहला पॉइंट g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट या डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करती। g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ, मास मतलब कैपिटल M, मास ऑफ प्लैनेट। अगर अर्थ की बात करेंगे तो लिखेंगे अर्थ। g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर अर्थ बोलेंगे तो मास ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ बोलेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहली बात, जो g है वो ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करता, g मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगर अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ अगर हम लोग अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली, मास ऑफ द अर्थ है वो 6 × 10⁻24 kg है। और रेडियस की बात करें तो 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स रेडियस है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, मीटर में करें, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग इतना आती है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 6.4 मतलब 64 × 10⁵ आएगा अगर हम लोग इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। अगर ये सब वैल्यूज़, और जी तो पता ही है, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। अगर ये सब वैल्यू हम लोग इधर पे रख दें, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², अगर ये सब वैल्यू हम लोग इधर पे रखें तो g = आता है हमारे पास, g = आता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है, इंटू ये तो हो गया 6 × 10⁻24 अपॉन 6.4 × 10⁻+6 का होल स्क्वायर। ये है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगभग ये जो वैल्यू आती है ये है ना, और इसका हम लोग स्क्वायर करें 6.4 का स्क्वायर तो ये आता है × 10⁻13 और नीचे अगर 10⁻12, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और ये इससे माइनस करेंगे पावर को, इससे माइनस करेंगे तो 13, 24 में से 11 गए 13, और यह स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग ये वैल्यू 9.77 मीटर/सेकंड² आती है। और इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए फॉर 9.8 मीटर/सेकंड² कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी। ये क्या है? ये वैल्यू हो गई नियर द अर्थ सरफेस, या अर्थ पे हम लोग जी की वैल्यू इतना कंसीडर करते हैं, या मतलब जो अर्थ है किसी बॉडी पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है हर सेकंड, मतलब हर सेकंड जो बॉडी गिर रही है उसकी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में 9.8 की इंक्रीज हो जाता है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 1 सेकंड में उसकी वैल्यू 9.8 हो जाएगी, और
अगले सेकंड बाद इसकी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब 19.6 मीटर हो जाएगी उसकी स्पीड। हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सीलरेशन है। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ किसी बॉडी को इस एक्सीलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, है ना, या ऑन द सरफेस, इतनी होती है 9.8। क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कंसीडर कर लेना है 9.8, ठीक है। और भी कैलकुलेशन के लिए लोग जो वैल्यू है क्वेश्चन में 10 दी होती है ईजी करने के लिए, बाकी 9.8 अप्रॉक्स है, 9.8 लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 9.8 हमें लेना है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जी, और ये तो रिलेशन हो गया जी और जी में। अब देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, आप खुद लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डिफरेंस, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? रिलेशन, तो डिफरेंस कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। तो जितना अभी तक आपने समझा उससे हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं ईजिली, 4 से 5 डिफरेंस ईजिली लिखा जा सकता है। तो चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल जी और यहाँ स्मॉल जी। तो बेटा डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहला डिफरेंस अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है? इट इज़ एक्सीलरेशन, इट इज़ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, है ना, ड्यू टू, इट इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग, इट इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग को पता ही। अब बेसिकली बात करें इसकी, जो ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है? अगर हम लोग यूनिट बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², इसकी अगर यूनिट लिखें, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। और वैल्यू की बात करें, वैल्यू की बात करें तो g की वैल्यू अगर है, वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो g की जो वैल्यू होती है, g इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। ऐसा लिखना है, नियर द अर्थ सरफेस, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। और बेसिकली अगर बात किया जाए तो जी जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बट जो जी है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग प्लेस पे इसकी वैल्यू अलग होती है। जैसे हम पोल पे बात करें तो पोल पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है ना। अलग अलग ऐसे लिखेंगे कि प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मून पे अलग होती है और अर्थ पे अलग होती है, तो इट वेरीज, ठीक है। इट डज नॉट वेरीज या इट डज नॉट चेंजेस
इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या इट डज नॉट चेंज फ्रॉम, है ना, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम, या इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, है ना। तो द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी प्लेस अलग अलग प्लेस पे वैल्यू होती है। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, ये जो वैल्यू है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे लिख सकते हैं, एट सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये तो कांस्टेंट है, तो अर्थ के सेंटर पे कैपिटल जी की वैल्यू 0 नहीं होती है। अपन लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जी है, स्मॉल जी होता है, वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। तो अगर जनरली हम लोगों ने देखा है कि मून पे जो जी है ना, अर्थ की तुलना में या अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी जो होती है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो, ठीक है, जी की अर्थ पे जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। और इसकी मून पे जो वैल्यू है, मून पे जो है 1.6 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम लोग इन दोनों का जो रेशो निकालें, अगर हम लोग रेशो करते हैं तो जी ई अपॉन जी मून अर्थ, और इसका हम लोग जब रेशो करते हैं तो 1.6, अगर मून और अर्थ पे जो जी की वैल्यूज़ है, अगर हम उनमें कंपेरिजन करें तो 1.6 अपॉन 9.8 लगभग 1/6 जो है का रेशो होता है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं अपन, मून पे जो जी की वैल्यू है वो 1/6 ऑफ अर्थ। ये आगे काम भी आएगा क्योंकि वैल्यू जी की कम है तो वहाँ पे वेट भी घट जाता है। जब मैं पढ़ाऊँगा वेट और मास में डिफरेंस और वेट और मास की डेफिनेशन बताऊँगा, तो वहाँ पे ये भी बताऊँगा कि क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ पे मून पे 1/6 हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से की तुलना में, इसलिए वहाँ पे वेट भी क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ जी या ग्रेविटी जो है मून पे, वो अर्थ पे ग्रेविटी की क्या है, 1/6 है, ठीक है। इन दोनों का रेशो 1/6। आपसे रेशो पूछा जा सकता है, मून और इसका अर्थ और मून पे पूछेंगे तो 6 हो जाएगा, और मून और अर्थ का पूछेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, एंड डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। मून पे कितना होता है, अर्थ पे कितना होता है, ये वैल्यूज़ याद रखेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। चलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।